स्वागत दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लेकर आया गया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार चला रही है। उठ गए हैं कई सारे सवाल। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी को अब जेडीयू और टीडीपी के लोग भी क्या सपोर्ट नहीं कर रहे, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली एक और पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी से पैर पीछे खींच लिए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में जिस नेता के साथ में राहुल गांधी की है जबरदस्त तरीके की बातचीत, उनको बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। बताएंगे इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाएगा दोस्तों, और क्या राहुल गांधी के रास्ते बांग्लादेश से बात करेगी सरकार, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे कई सारे लोग, एक बार फिर से उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने किया कुछ ऐसा जिससे लोगों से मिल भी लिया और एक बड़ा मैसेज देश के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों साथ साथ क्या कंगना रनावत को राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट करने पर अब 40 करोड़ का नुकसान होगा, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन ऐसा हुआ है कि अब दोबारा कभी किसी प्रदर्शन में नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को लेकर आप जनता के बीच में कभी तारीफ नहीं करेंगे, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरफ, चलेंगे सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर अब नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, ताकि पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अल्पमत की सरकार तो नहीं चला रही है। दोस्तों समर्थन करने के लिए लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आगे पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रण करने वाले कानून में संशोधन के संबंधित एक विधेयक को बीते दिन पेश किया है लोकसभा के अंदर दोस्तों। लेकिन अब लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा पेश किए गए कानून का जो हश्र हुआ है दोस्तों, उसे लेकर उठे हैं कई सारे सवाल। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने पहली बार 10 साल में जेपीसी का गठन किया है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे और इस पूरे कानून के ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी कमेटी के अंदर। उसके बाद बिल को वापस से लोकसभा के अंदर भेजा जाएगा, यानी 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को किसी कानून को कमेटी के अंदर भेजना पड़ा है दोस्तों। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, या आप यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी दो बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है और उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वाकई खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। एक तिहाई सरकार के लिए यह तगड़ा झटका है कि उनको जेपीसी बनाकर संसदीय कमेटी में इस पूरे कानून को भेजना पड़ा है। इस पर अब चर्चा होगी, 4 से 5 महीने भी चर्चा हो सकती है दोस्तों, यानी इस कानून के आने का भी कोई चांस ही नहीं है। तो कानून पास होना भी अभी असंभव दिखाई दे रहा है। और लोकसभा के चुनाव के जिस तरीके के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से ही देश में यह तय होने वाला है कि अगली सरकार किसकी बनेगी और क्या ये सरकार चलती रहेगी या फिर सरकार पलटने वाली है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जेपीसी में अपने कानून को भेजना पड़ा है, इसका सीधा मतलब यह है कि उनको शायद नीतीश कुमार और टीडीपी की ओर से भी सपोर्ट नहीं मिला है, वरना जब कानून रखा गया था पास होने के लिए एक ही दिन के अंदर पास हो जाता दोस्तों। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के ऊपर शक है दोस्तों। आपको क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अल्पमत की कहीं सरकार तो नहीं चला रहे? क्योंकि अगर उनके पास बहुमत होता तो वो बिल को उसी दिन पास करवा देते, लेकिन ये बहुमत के आंकड़े की कमी की ओर संकेत करता है। आप लोगों की भी अगर राय है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब कोई कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं है। लोकसभा में तो एक टाइम नीतीश कुमार और टीडीपी का समर्थन अगर बीजेपी को मिल जाए तो वो कानून पास करवा लेंगे, लेकिन राज्यसभा में जब ये कानून आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन के पास मेजोरिटी नहीं है। 8 बीजेडी के सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को कानून पास करवाने के लिए, और वाईएसआरसीपी के भी जो सांसद है उनके सपोर्ट से भी भारतीय जनता पार्टी कानून पास करवाना चाहती है। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा क्योंकि वाईएसआरसीपी ने राज्यसभा के अंदर इस कानून का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। अब एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बीजेडी बचती है जो सपोर्ट करेगी, तो एनडीए गठबंधन के लोग बहुमत के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्पष्ट कर दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी एक दूसरे के सामने मुकाबले में है, और इसीलिए लोकसभा के अंदर भी बीजेडी का सांसद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़ा दिखाई देता है दोस्तों। राज्यसभा के अंदर भी क्योंकि 8 संख्या बल है उनके पास, तो उनकी काफी महत्वता है। ऐसे में देखते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि अभी उस पूरे मामले पर कोई क्लियर जवाब देने को तैयार नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए हैं। साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने राहुल गांधी से 2020 में लगभग 1 घंटे तक चर्चा की थी देश की इकोनॉमी को लेकर। राहुल गांधी और प्रोफेसर यूनुस के बीच में 1 घंटे के वीडियो है दोस्तों। कोरोना काल के दौरान जब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई थी, तब राहुल गांधी ने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के इंटरव्यू लिए थे, जिसमें प्रोफेसर यूनुस खान का भी नाम था और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का भी नाम था दोस्तों। और ऐसे में प्रोफेसर यूनुस खान से राहुल गांधी ने इकोनॉमी को लेकर कई मामलों पर चर्चा की है, और बांग्लादेश में उनके कार्यों को लेकर भी राहुल गांधी इस पूरे वीडियो में चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब पर वीडियो खोलकर देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के चैनल पर यह पूरा इंटरव्यू है दोस्तों। प्रोफेसर यूनुस को ग्रामीण क्रेडिट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है, और उनको अब जिम्मेदारी दी गई है बांग्लादेश की, और उन्होंने जिम्मेदारी संभालते हुए देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के जाने माने दोस्त के तौर पर आप कह सकते हैं उनको, क्योंकि कई बार उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ की है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी को कहेगी कि बांग्लादेश के
नए प्रधानमंत्री से बातचीत किया जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या इसीलिए राहुल गांधी को बांग्लादेश के हालत के बारे में जानकारी देने के लिए बड़े दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री खुद पहुंचे थे। साथ साथ राहुल गांधी ने कर्मचारियों से मुलाकात की है। दोस्तों मोदी सरकार को लेकर दावा किया गया है कि फिर से पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे आम लोगों को रोका गया, उनको पास जारी नहीं किया गया, जिसके कारण वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए। तो इसके बाद राहुल गांधी खुद रिसेप्शन पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने उन सभी लोगों से मुलाकात की है जो राहुल गांधी से मिलने के लिए आ रहे थे। दोस्तों 2013 और 2018 के सर्वे की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया शिनेट ने कहा कि राहुल गांधी ने मैला ढोने वालों से मुलाकात की है और 5 साल में 377 लोगों के सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं। 2013 से 18 के बीच में स्पष्ट हुआ है कि 60,000 मैला ढोने वालों के अस्तित्व को ही मोदी सरकार ने नकार दिया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए सब पहुंचे थे और राहुल गांधी ने न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि सदन के अंदर राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक बड़ा डिबेट देश में रहता है दोस्तों, क्योंकि ये लोगों के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, लोगों के डिग्निटी से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरीके के गंदे कार्यों के लिए ऑटोमेटेड मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दबाव में ऐसे कार्य करने पड़ते हैं और यहाँ तक कि कई लोगों की मौत का मामला भी सामने आता है दोस्तों, जो काफी दयनीय स्थिति है देश के अंदर। 377 लोगों की मौत का ये जो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है ये भी काफी चिंताजनक है। हालांकि आंकड़े का नंबर कुछ और ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर सरकार के आंकड़े में मात्र इतना ही नंबर है, लेकिन देश में कई सारे इंडिपेंडेंट मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि ये काफी ज्यादा नंबर है, जिसे तत्काल प्रभाव से कम किया जाना चाहिए। देश के अंदर ऐसे सारे कार्य ऑटोमेटेड होने चाहिए, मशीन के इस्तेमाल से किए जाने चाहिए। साथ साथ राहुल गांधी की फर्जी तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी पर भद्दा मजाक करने के मामले को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। उनके ऊपर 40 करोड़ रुपए के मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी को लेकर भ्रामक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के मामले को लेकर 40 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। पिछले दिनों संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता ने जातीय जनगणना की बात कही थी। इसके बाद कंगना रनौत की ओर से राहुल गांधी की एक विवादित तस्वीर बनाकर शेयर की गई थी दोस्तों। इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्र ने इसके लिए अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उन्होंने आईटी अधिनियम के तहत किसी भी तस्वीर को एडिट करके मॉर्फ करना और बिना उचित अनुमति के शेयर करना, इंटरनेट पर साझा करना गैर कानूनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 40 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दायर किया गया है, नोटिस जारी करवा दी गई है। साथ साथ दोस्तों बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कटिहार में जाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की दोस्तों। इस दौरान कार्यक्रम में भारी हंगामा देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध पर बहाल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कर्मी शामिल हुई। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में पहुंचे एक शख्स ने महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी की। उन्होंने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करके गला भी दबाने की कोशिश की। इससे महिला कर्मचारी बुरी तरीके से भड़क गई। धक्का मुक्की करने वाले शख्स का नाम मनोज चौधरी बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, उन्हें मंत्री के कार्यक्रम से भगा रहे थे। इस हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि मीडिया में नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शिष्टमंडल को मंच पर बुलाकर बातचीत करवाए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस दौरान ही मंत्री जी के साथ लोगों की बहस हो गई और जोरदार तरीके से धक्का मुक्की देखने को मिला है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उनके साथ इस तरीके से लोगों की धक्का मुक्की ये संकेत देती है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर काफी ज्यादा अनपॉपुलर है, यानी भाजपा को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। शायद यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत बोले, कहा कल भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आयोजित ट्रैक्टर तिरंगा मार्च को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालय पर निकाला जाएगा। प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में प्रशासन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मार्च निकालने से रोकने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आज को लेकर यह दावा किया है, आज 9 तारीख को मार्च निकाले जाने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मार्च प्रदेश के समस्त जनपदों में शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है। देश का किसान क्या ट्रैक्टर लेकर सड़क पर नहीं चल सकता है? अगर किसी भी जनपद में प्रशासन व्यवधान डालता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसे जनपद के जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान की होगी। कुल मिलाकर दोस्तों राकेश टिकैत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि किसान नहीं रुकेंगे और ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकालेंगे। दरअसल अब क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकालकर एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर एक बड़ा तारीफ करने वाला काम करने जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम लोग राज्यसभा की सीट विनेश फोगाट को ऑफर करते हैं। अगर विनेश फोगाट चाहती है तो कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा भेजने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी की एक सीट राज्य के अंदर खाली हुई थी दोस्तों, जिस पर कांग्रेस पार्टी के पास लगभग आधे आंकड़े मौजूद है। उनको कुछ एक सपोर्ट की और जरूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है एमएलए के। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट अगर जननायक जनता पार्टी का मिल जाए तो उनके पास मेजोरिटी का नंबर हो जाएगा और राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति वो चुनकर भेज सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट से कहा है कि आप चुनाव लड़िए, राज्यसभा का हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा मतलब यह है कि जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विनेश फोगाट हरियाणा से ही आती है और महिला है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए। क्या विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा का यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए? अगर वो ऐसा करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी दबाव बना रहेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सदन में उनको शक्ति मिल सकती है और भी महिलाओं के लिए महिलाओं के हितों के काम वो कर पाएंगी, क्योंकि उनको काफी एक्सपीरियंस है देश के अंदर रेसलिंग करने का।
का अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे लोगों को देश के सदन में जाना चाहिए, संसद में जाना चाहिए और विनेश फोगाट को राज्यसभा का ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों 200 यूनिट मुफ्त बिजली है हर घर पहुंचाई जा रही है और इसके सिवा जो भी खबर है वो गलत है। दरअसल दोस्तों झारखंड टाइम्स.लाइव की ओर से दावा किया गया था कि झारखंड में 2 रुपए 85 पैसे महंगी की जाएगी बिजली। ये फैसला लिया गया है बिजली विभाग के द्वारा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस न्यूज को गलत बताते हुए कह दिया है कि ये सरासर गलत समाचार है। सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली की है। इसके सिवा ये जो खबर फैलाई जा रही है पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि झारखंड के अंदर अब एक राजनीतिक पार्टी जो जीतने के लिए पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, उसके लोग एक्टिव हो गए हैं, उसका पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जो फेक दावे फैला रहा है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूसुफ की ओर से मुख्य के रूप में शपथ ली गई है। शपथ लेने के बाद उन्होंने एक नया बांग्लादेश बनाने की हुंकार भरते हुए लोगों से कहा है कि वो शांति बनाए रखे और किसी भी तरीके का कोई अटैक अल्पसंख्यक लोगों पर ना करे। कुल मिलाकर दोस्तों बांग्लादेश के अंदर ये खबर सामने आ रही थी कि अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अन्य समाज के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे लेकर नए नियुक्त किए गए प्रमुख ने चिंता जाहिर की है और लोगों से कहा है कि ऐसी किसी भी हरकत में संलिप्त ना रहे, इससे छवि खराब होती है। और इसके बाद बांग्लादेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की हुंकार उन्होंने भरी है। देखते हैं किस तरीके का मामला आगे सामने आएगा। दोस्तों साथ उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले अंबेडकर नगर जिले के कटहरी प्रथम जिला पंचायत की सीट पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर उपचुनाव में मतगणना के दौरान बसपा के समर्थित प्रत्याशी दीपलता उर्फ डिंपल शुरू से ही आगे रही और उनको जीत मिल गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए यह संजीवनी का काम करेगा। यह जीत कटहरी में हुए उपचुनाव में ऐसा रिजल्ट आया है कि बीएसपी खुश हो गई है। समाजवादी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है। वहीं पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। बीएसपी इस उपचुनाव में सपा से सीट छीनने में कामयाब रही है। जिले में जनाधार खो चुकी बीएसपी को इस उपचुनाव में संजीवनी मिली है। लेकिन क्या विधानसभा उपचुनाव तक ऐसा हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती चली जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब इंडिया गठबंधन हर चुनाव में एक साथ जाना चाहता है। कम से कम उत्तर प्रदेश में यह फॉर्मूला सबसे सटीक साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में जल्दी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे और 9 विधानसभा सीटें अब लोकसभा के सांसदों के सीट खाली करने के कारण उपचुनाव में गई है दोस्तों, जबकि एक सीट है जिस पर फैसला भी कोर्ट को लेना है इरफान सोलंकी वाले मामले को लेकर। तो देखते हैं क्या अंतिम निर्णय सामने आएगा। इसी के साथ में दोस्तों अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर, लालजी वर्मा कटहरी और जियाउर रहमान को कुंदरकी से जीत मिली थी 2022 में। खैर से बीजेपी के विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, गाजियाबाद से अतुल कुमार गर्ग और फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण पटेल के भी लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद ये सारी सीटें खाली हो गई है। अब समाजवादी पार्टी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में मात्र 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है। एक तो है गाजियाबाद, दूसरा है मिर्जापुर की सीट। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो कम से कम 5 सीटों की डिमांड की जा रही है, यानी आधे सीटों की डिमांड की जा रही है, जो दे पाना अभी तो संभव दिखाई नहीं देता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में गाजियाबाद में होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बैठकें शुरू हो गई है। इसकी तैयारी के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह गाजियाबाद 10 तारीख को आ रहे हैं। गाजियाबाद शहर में लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी इस सीट को बचाए रखना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद के साथ खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा के नेतृत्व में 2 राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और ब्रजेश सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा को पहले ही जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। ये सारे मिलकर उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में किस तरीके का चुनाव होगा इसका अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है दोस्तों, देखते हैं कब अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सीरियस चुनाव के तौर पर देख रही है। साथ साथ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने अचानक से बड़े नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई। रात में 11 बजे बैठक चलती रही। इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने के लिए अजित पवार नासिक से अपनी जन सम्मान यात्रा अधूरी छोड़कर मुंबई लौट आए हैं। क्या सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा? जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महायुति गठबंधन में ही आपस में फूट देखने को मिल रही है। साथ भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र महतो ने जो बयान दिया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने रेसलर विनेश फोगाट को बिहार का बता दिया। खेल मंत्री बेगूसराय में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ओलंपिक में रेसलर विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि यह दुख का विषय है। बिहार हमेशा इसमें छटकर चला आता है और पीछे हो जाता है। सरकार की सहानुभूति है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री को बिहार में यही नहीं पता कि विनेश फोगाट हरियाणा की है, ना कि बिहार की है। और यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, जिस देश के अंदर एक राज्य के मंत्री को नहीं पता कि उसके राज्य में कौन खेलने के लिए ओलंपिक गया है, कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, तो फिर वो कौन सा खेल मंत्रालय चला रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि बिहार में एक से एक इस तरीके के नेता देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से सुराग पांडे कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी की कोई जरूरत नहीं है, अभी से ही बीजेपी की भाषा बोलना शुरू कर गए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत
प्रशांत किशोर का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो में बिहार के अंदर मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है सत्ता बनाने के लिए, ये बयान वो दे रहे हैं। बीजेपी का बी टीम बनकर वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री बीजेपी का आ सके। ये आरोप हमेशा प्रशांत किशोर पर लगते आए हैं दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये कहना कि मुसलमानों की भागीदारी की कोई जरूरत नहीं है साफ तौर पर संकेत देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी मानते दोस्तों कि धीरे धीरे करके एक्सपोज हो जाएंगे और उनके बारे में सबको पता चल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ साथ शामली कैराना की सांसद इकरा हसन को लेकर एक अफवाह फैलाई गई। दावा किया गया कि पाकिस्तान के एम्बेसडर ने कई लोगों को आम भेजे हैं, जिसमें शामली कैराना की सांसद इकरा हसन को लेकर भी दावा किया गया था। पाकिस्तान से आए आम की खबर को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की नियत से अफवाह फैलाई गई है, झूठी अफवाह फैला रहे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखते हैं प्रशासन की ओर से क्या कोई कदम उठाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों IIT खड़गपुर के छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा गया है। इस निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज के द्वारा किया गया है। IIT खड़गपुर के एक अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एक सर्कुलर प्राप्त होने के बाद छात्रों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। सवाल यह है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी भी नहीं है, तब भी नरेंद्र मोदी के गुणगान गाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को लगा दिया गया है। IIT जैसे संस्थान जहां पर लोग दिन रात मेहनत करके पहुंचते हैं, क्या किसी नेता के ऊपर निबंध लिखने के लिए उनको मजबूर किया जा सकता है? यह साफ तौर भारत के शिक्षा व्यवस्था के मजाक उड़ाने का मामला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार में बैठे लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है जो पूरी तरीके से गलत है और छात्रों को कहीं ना कहीं दबाव में डालकर ऐसा करवाया जा रहा है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ नई सदन के अंदर राहुल गांधी रिसेप्शन एरिया में बैठकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की गई है जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं और लोग जो उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं वहां पर बैठकर राहुल गांधी को सारी बातें बता रहे। दोस्तों रिसेप्शन के एरिया में ऐसा देखा गया है। इस पर लोगों ने कहा कि ये महिला और अन्य लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, राइट टू फूड कैंपेन करने वाले हैं। इनका अंदर आने का नेता प्रतिपक्ष के कमरे का पास नहीं बनाया गया, तो राहुल गांधी खुद रिसेप्शन एरिया में चले गए और मुलाकात करने लगे। ये फोटो भी याद की जाएंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो लोकतंत्र में कई नेता प्रतिपक्ष हुए, मगर कभी किसी ने लोगों से मिलने के लिए रिसेप्शन पर आने की कोशिश नहीं की। जब 1984 में 2 सदस्य थे तब भी उनसे मिलने वालों को अंदर आने दिया जाता था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने चैम्बर में लोगों से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों जो भी आपकी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ CAS ने नेशनल हीरो विनेश फोगाट की अपील को स्वीकार किया है। दोस्तों आज अपील पर कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। जो भी जानकारी आती रहेगी विनेश फोगाट से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। उनको क्या सिल्वर मेडल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा कांग्रेस सरकार ने बचपन में इतिहास में हमें पढ़ाया कि भारत छोड़ो आंदोलन में सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। ये तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चला। इतिहास खंगालने के बाद कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, वामपंथी राजा रजवाड़े इसके विरोध में थे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही थी अंग्रेजों से। कांग्रेस सरकार ने हमारी इतिहास की किताबों में ये छपाया कि 15 अगस्त 1947 को तिरंगे को देखकर गर्व से लोग भर उठते हैं। ये तो अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी IT सेल के हेड के द्वारा व्हाट्सएप फॉरवर्ड की सच्चाई से पता चला कि 3 रंग को गोलवालकर ने अशुभ बता दिया था। गोलवालकर मतलब RSS के संस्थापक ने अशुभ बता दिया था। हम तो वाजपेयी जी को भला नेता मानते थे। ये तो इन लोगों ने नेहरू पर इतने कीचड़ उछाले कि अब हमें जानने को मिला कि प्रेमिका की बेटी और प्रेमिका को अपने हस्बैंड इन लॉ के साथ गोद लिया था। हमें इन्होंने ही खोजने पे मजबूर किया कि वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी के खिलाफ गवाही दी थी। हम तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को रहस्यमयी मानते थे। इन्होंने ही हमें बलराज मोदक द्वारा बता दिया कि DDU में मौत बहुत बड़ा सस्पेंस है। कांग्रेस ने इनके दोस्त जिन कपड़ों से ढक रखे थे, इन्हीं कपड़ों को निकाल कर नंगा नाच ये खुद करने लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब इतिहास को खोदना शुरू किया तो वो उल्टा खुद फंसते चले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये इन्हीं लोगों की गलती है। इन्हें लग रहा था कि इतिहास में जाएंगे तो ये बच जाएंगे, लेकिन उल्टा फंस गए। साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। अब गठबंधन बनने लगी है। पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से कैंपेन शुरू कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को लेकर एक बड़ी अपडेट है। कोई उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहता। लोगों का मानना है कि जब उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए तो फिर उनकी पार्टी के साथ अलायंस करके क्या फायदा है। लेकिन इस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि अन्य पार्टियों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और फारूक अब्दुल्ला की NCP और PDP के लिए तगड़ा झटका है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपका क्या मानना है, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अलायंस बनेगा या फिर केवल दबाव बनाने के लिए इस तरीके की टिप्पणियां मात्र की जा रही है? साथ साथ मंदिर में कोई गैर हिंदू सदस्य हो सकता है क्या, यह सवाल पूछा गया। बिल के विरोध में संसद के अंदर विपक्षी नेताओं ने अपने अपने तरीके से तर्क दिए हैं। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी में मामला पहुंचा है, देखते हैं वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर मोदी सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे भारत सरकार बांग्लादेश के अंदर। और अब जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की बात को आगे करते हुए सेम वही बात कही है जो राहुल गांधी कह रहे थे। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।